नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक छोटी सी न्यूज़ लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर इसके बारे में जो और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी हमारे माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण को लेकर के। आज हम यहाँ पे बात करने वाले आरक्षण को लेकर के, जो देश के दलित और वंचित समाज को दिया गया था आज़ादी के समय। जब देश आज़ाद हुआ, देश के दलित और दीनहीन लोगों को ये आरक्षण दिया गया था, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि ये दलितों के अधिकारों का जुड़ा हुआ मामला था। उनके हक और अधिकारों से जुड़े हुए जितनी भी परेशानियां थी उनसे जूझते हुए, उनसे दो चार होते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस आरक्षण को लागू किया था। दरअसल आरक्षण लागू हुआ क्यों था, हमें थोड़ा सा ये जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। आरक्षण की मांग डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं की थी। यदि हम दोस्तों इसकी गहराई में जाकर के इतिहास पे जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो कम से कम वीडियो में सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों में आपको ये बताने का प्रयास करूं या समझाने का प्रयास करूं कि दरअसल आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। दोस्तों, आरक्षण की बात डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं की थी। जब देश आजाद हो रहा था, देश में स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करने की बात कर रहे थे, तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर देश के दीनहीन लोगों के लिए अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखे थे। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ऐतिहासिक तथ्य है उनमें सबसे पहला था पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा था अपने ही व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनने का अधिकार, ड्यूअल वोटिंग। और तीसरा था वयस्क मताधिकार। और चौथा था देश, प्रांत तथा केंद्र के विधान मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधिमंडल का अधिकार। अब दोस्तों, अगर हम इन चारों के उसमें चले जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो ये वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो जाती है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जब बात हुई तो देश के अंदर में इस बात को लेकर बवाल हुआ कि अगर देश के अंदर में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अगर मांग हो जाती है और ये मान ली जाती है तो देश में एक और सामुदायिक दंगा भड़कने का मतलब अंदेशा है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब अपनी मांग को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में रात दिन अपनी जद्दोजहद कर रहे थे। तो गांधी जी ने उसी समय में, ठीक उसी समय में जब हमारे देश के दलित समाज को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मानने का समय आया, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था कि यदि पृथक चुनाव क्षेत्र दलितों को दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात मान ली गई, तो मैं आजीवन अनशन पे बैठ जाऊंगा। यानी कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र इन्हें दे दिया जाता तो मेरी प्राणों की बलिदान मैं दूंगा। दोस्तों, जब आमरण अनशन पे गांधी जी बैठ गए और पूरे देश में बाबा साहब पर इस बात का दबाव डाला गया कि अगर बाबा साहब के द्वारा ये मांग वापस ना ली गई और गांधी जी किसी भी कारण से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश के अंदर में दंगे भड़केंगे और उसके जिम्मेदार डॉक्टर अंबेडकर को ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, ये समझौता हुआ था कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा तब ये आरक्षण की मांग हुई थी दोस्तों। जब ये आरक्षण देश में, दोस्तों आप जानते हैं, आरक्षण 15 वर्ष के लिए लागू हुआ था और 15 वर्ष के बाद में इसकी समीक्षा होनी थी कि 15 साल तक अगर इस पे नियमित रूप से काम किया जाए, उसके बाद में इसकी समीक्षा होनी थी कि 15 वर्ष के बाद में देश के जो दीनहीन और वंचित समाज है उसे उसका लाभ मिला कि नहीं। लेकिन दोस्तों, दुख इस बात का है कि आज आजादी के 76-77 वर्षों के बाद भी आज भी दलितों को आरक्षण का वह लाभ नहीं मिल पाया। दोस्तों, आज देश का जो दलित और वंचित समाज सड़कों पे है या विरोध है या आक्रोशित है, उनका शायद उनका ये आक्रोशित या उनका ये ऐतराज या उनकी जो मांग है ये दुरुस्त है और वो इसका अगर विरोध कर रहे हैं तो ये भी जायज हो सकता है। दोस्तों, अगर हम आरक्षण की मांग ना लेकर के या यूं कहें कि आरक्षण अगर खत्म करने की बात होगी तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने कुछ चंद मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा और उसके माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि किन किन शर्तों पे आरक्षण को खत्म किया जाए, किन शर्तों में लागू किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आरक्षण का वर्गीकरण करने से पूर्व केंद्र सरकार को चाहिए कि वह देश में जातिगत जनगणना कराए, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण का वर्गीकरण करने से पूर्व सरकार यह आंकड़े भी सार्वजनिक करे कि SC, ST, OBC की संख्या के अनुसार पिछले 76 वर्षों में केंद्र में, राज्य में तथा रक्षा मंत्रालयों में कितने प्रतिशत दलित SC, ST, OBC को रोजगार प्राप्त हुआ है।
तीसरा है केंद्र सरकार यह भी बताए कि देश के संसाधन संपन्न वर्ग जो पहले से ही 50% आरक्षण ले रहे हैं उन्हें वर्गों को ESW नाम देकर 10% अतिरिक्त आरक्षण क्यों दिया गया, जबकि यह वर्ग संख्या के आधार पर मात्र 15% बताया जाता है। चौथा है दोस्तों, यदि देश का 15% वर्ग साधन संपन्न है तो क्यों न अगले 20 वर्षों के लिए 100% आरक्षण SC/ST OBC को दे दिया जाए, ताकि देश में समानता और आ सके। 20 वर्षों के बाद देश में आरक्षण की शायद जरूरत ही ना पड़े यदि अगर हम ये फॉर्मूला लागू करते हैं तो। पांचवा है दोस्तों, आरक्षण का वर्गीकरण करने से पूर्व सरकार यह भी आंकड़े जाहिर करे, उजागर करे कि पिछले 76 वर्षों में SC/ST OBC के लोग कितने सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं दोस्तों। ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, ये आंकड़ा सार्वजनिक करना, और सुप्रीम कोर्ट को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि SC/ST OBC के सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस बने हैं। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, ये आंकड़े भी सार्वजनिक करने चाहिए। अगर नहीं है या नहीं बने हैं तो ये भी बताना चाहिए, इस पे कारण भी बताना चाहिए दोस्तों। छठा है दोस्तों, SC/ST OBC के हक और अधिकारों से संबंधित जब भी कोई निर्णय लिया जाए या कमेटी गठित की जाए तो SC/ST OBC के जज उस कमेटी में या बेंच में जरूर शामिल होना चाहिए, ताकि उनके हक और अधिकारों की जो लड़ाई हो रही है, उनके हक और अधिकार जो निश्चित रूप से सरकार तय करने जा रही है, उनमें दलित और वंचित समाज के हक कितने उचित हैं या कितने अनुचित है, उन्हें इस बात की जानकारी हो सके। अगला पॉइंट है सातवां, देश की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों ये एक ऐसा दुखद होता है, ये ऐसी विडंबना है सरकार की और देश की कि हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोस्तों आज भी इस बात के लिए देश में और दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि हमारे देश की मीडिया में आज भी दलित समाज का, वंचित समाज का मीडिया के प्रतिभागी या मीडिया का प्रवेश ना के बराबर है दोस्तों। इस पे भी सरकार को, केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए दोस्तों। ये चूंकि ये बहुत ही गहन और सोचनीय मुद्दा है। उससे अगला 8वां मुद्दा है, यदि दलित समाज हिंदू धर्म का अटूट हिस्सा है, यदि दलित समाज हिंदू धर्म का अटूट हिस्सा है तो हिंदू मंदिरों में कितने दलित पुजारी हैं, इस बात का भी सरकार को जानकारी होनी चाहिए। इस बात का जवाब भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि आए दिन देश के अंदर में दलित और दीनहीन समाज के लोगों को मंदिरों में धुतकार दिया जाता है, उनके साथ में अभद्रता की जाती है, उनकी महिलाओं के साथ में अभद्रता की जाती है। जो आप भी देखते आए दिन ये मुद्दे हमारे सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। तो जितने भी ये देश के अंदर में ये जितने भी जगहशील मुद्दे हैं दोस्तों, इन पे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को जरूर सोचना चाहिए, और किसी भी फैसले को लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आरक्षण को हटाने से पहले आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना अगर नहीं की गई है तो मुझे बता तो दीजिए कि आरक्षण को लागू कैसे किया जाएगा, जब हमारे पास संख्या का अनुपात ही नहीं होगा, हमें इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि SC/ST OBC के कितने लोग किस राज्य में, किस शहर में, किस ब्लॉक पर रहते हैं, तो हम आरक्षण को कैसे प्रतिभाग करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर एक बार, मेरा निवेदन है कि जरूर इस विषय में जरूर ध्यान दिया जाए। और ये मुद्दा एक ऐसा है, इस पे शांतिपूर्वक तभी चर्चा हो सकती जब इन पे गहराई से चिंतन मनन करने के बाद में कोई फैसला लिया जाए। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार।